हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देखा जाए तो ये राज्यसभा के सांसदों के लिए ली गई और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें उजागर की गई जो काफी इंटरेस्टिंग है। याद रहे, यहां पर लिखा गया है राज्यसभा के 24% सांसदों के ऊपर लंबित हैं क्रिमिनल केसेस। याद रहे, ये क्रिमिनल केसेस लंबित हैं। ये फाइनली केसेस जो हैं डिक्लेयर नहीं हुए हैं, पनिशमेंट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ केसेस दर्ज हैं। याद रहे, पनिशमेंट डिक्लेयर यदि हो जाए 2 साल से अधिक का, मोर देन 2 ईयर्स, तो आप कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। और एक साथ में और भी है कि आपकी जब तक सजा पूरी नहीं हो जाती उसके बाद 5 साल और आप कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या डेवलपमेंट है, एडीआर की क्या रिपोर्ट है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, इनने एक रिपोर्ट ऑर्गेनाइज की। बेसिकली जब भी कोई इलेक्शन आप लड़ते हैं तो आपको एक एफिडेविट देनी पड़ती है, उसमें बताया जाता है कि आप के ऊपर कौन कौन से केसेस लंबित हैं। इन्होंने उसकी एनालिसिस की और कुछ ऐसे आंकड़े बताए जो एक आम आदमी को, हमारे देश के आम आदमी को जानना बेहद जरूरी है। आइए देखते हो कौन कौन से आंकड़े हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। देखिए, आंकड़ों में देखा जाए तो 233 राज्यसभा सांसदों की सीटों में 229 लोगों की प्रेजेंट रिपोर्ट, जो कि प्रेजेंट टाइम में है, उनकी रिपोर्ट्स के बारे में एनालिसिस की गई। इस रिपोर्ट में पाया गया कि 54 सांसद जो हैं, तकरीबन 24 सांसद जो हैं, ये इनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस दर्ज है। देखिए, हमारे भारत में देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में 543 लोकसभा सीटें हैं और 543 लोकसभा सीटों में आपको यह भी पता होना चाहिए 2 एंग्लो इंडियन की जो सीट हैं वो अभी हाल में रिन्यू नहीं किया गया, तो अब एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 126 बिल जो है उसने SC/ST के रिजर्वेशन को अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड जरूर कर दिया है, लेकिन एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को एक्सटेंड नहीं किया, इसलिए एंग्लो इंडियन अब नॉमिनेट नहीं होंगे। दूसरा, राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में हमारे जो सदस्यों की संख्या है वो है 245। अब इस 245 की बात करें तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि 233 ये तो हमारे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है यहां चुन के आएंगे, और साथ में 12 जो है ये क्या होंगे, ये होंगे नॉमिनेटेड, ये होंगे नामित सदस्य। तो इन 233 में से 229 की रिपोर्ट एनालाइज की गई, जहां पाया गया कि 54 एमपी जो हैं उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस जरूर है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए 229 एमपीज में 28 ऐसे हमारे एमपी हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस है। सीरियस का मतलब यह है कि भारी बड़ी साइज का जो क्रिमिनल केस है, हालांकि पनिशमेंट नहीं दिया गया लेकिन उनके ऊपर चार्जेस बहुत ग्रेव हैं। नाउ यहां पे देखा जाए एक और बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, 203 एमपी ऐसे हैं जिन्होंने अपने एसेट जो बताए वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का उनके पास असेट है। असेट का मतलब है इतने से ज्यादा पैसे उनके पास है। देखा जाए तो हमारे जो एमपी हैं, मतलब जो पार्लियामेंटेरियन है, उनकी साइज प्रीटी गुड है, दे आर प्रीटी गुड इन शेप। नाउ देखा जाए यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ये इसके बारे में क्या बोलता है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रॉपर्ली बोलता है कि कोई भी लॉ मेकर, कोई भी संसद जो है वो इलेक्शन कंटेक्स्ट नहीं कर सकते यदि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लगा हुआ है। दूसरी पॉइंट ये है कि सेक्शन 8 प्रॉपर्ली इसके बारे में बात करता है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 951 है, ये प्रॉपर्ली बात करता है कि यदि किसी के ऊपर 2 साल से अधिक की सजा है तो वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। एक चीज और भी है, 2 साल, मैंने आपको डिस्कस किया है, 2 साल से या 2 साल से अधिक की सजा है तो आप वो पनिशमेंट अपना पूरा करेंगे, उसके बाद 5 साल और ये रहेगा कूलिंग पीरियड, इसके बाद ही आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि किसी के ऊपर ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल चलते वक्त आपको कंटेस्ट करने का अधिकार होगा। देखिए, आपको याद रखना चाहिए हमारे देश का जो सिस्टम है, हमारे देश का जो कानून है, उसके हिसाब से ये है कि यदि किसी के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, जब तक वो कन्विक्ट करार नहीं दिया था, जब तक उसे फाइनली पनिशमेंट नहीं दिया था, तब तक ही इज एक्सेप्टेड एज इनोसेंट, तब तक माना जाता है कि उसने कोई गलती नहीं की है। यदि उसको कन्विक्ट करार कर दिया जाए तब बात अलग है, दैट्स डिफरेंट पॉइंट। वेल, देखा जाए यहां पे सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस वन। इतने सारे केसेस चल रहे हैं तो क्या करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को पहली बात तो कोशिश करना चाहिए कि उन्हें कोई टिकट नहीं देना चाहिए। देखिए, जब वो आप टिकट दोगे तो ऑब्वियस बात दे विल फाइट द केस,
और ऐसा भी देखा गया है कि जिनके ऊपर केसेस हैं उनके जीतने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही बताया गया है कि जिनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है दे हैव प्रीटी गुड चांसेस टू विन द इलेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ की एक चीज़ और भी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसको ऐसा बनाना चाहिए जिनके ऊपर हीनियस क्राइम के चार्ज लगे हैं, मतलब ऐसे चार्ज लगे हैं जो बहुत ही हीनियस है। जैसे देखा जाए यदि आप मर्डर का चार्ज लगा है आपके ऊपर या कोई बहुत बड़ा चार्ज लगा है जिसमें काफ़ी बड़ी सजा होती है, तो उस केस में आपके ऊपर थोड़ा सा ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ ही ना सकें, कंटेस्ट ही ना कर पाए। दैट्स इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। कुछ ऐसे कोर्ट्स बनाइए जो कि काफ़ी जल्दी डिक्लेयर कर दें कि पनिशमेंट क्या होना चाहिए। हालांकि ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है तो ये होना चाहिए। दूसरा, कैंपेन फाइनेंसिंग। जो कैंपेनिंग होती है, कमाल की बात है यहाँ पे कई बार ऐसे पाए जाते हैं कि जो कैंपेनिंग है वहाँ पे जो फाइनेंसिंग होती है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। कई बार अलग अलग चीज़ें सुनने के लिए मिलती है जहाँ पे लोग गलत तरीके का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ हम सभी को पता है। ऑल ऑफ अस नो अबाउट दैट थिंग। तो कुछ ऐसा इलेक्शन कमीशन को कुछ बनाना चाहिए या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ ऐसे सिस्टम लाने चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया सके। इसके अलावा एक चीज और भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ ऐसे पावर दिया जाना चाहिए कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके फाइनेंशियल अकाउंट को ऑडिट कर सके। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसको यूजुअली ऑडिट नहीं होता, बट देयर मस्ट बी समथिंग। चूंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को बोला गया प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट द ट्रुथ इज दैट पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। जैसे आप यदि इलेक्शन लड़ते हैं और आपकी पार्टी यदि नेशनल पार्टी है तो आपको जो बैलेट, आपको जो वोटिंग लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको पता है यदि आपकी पार्टी नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, तो आपको वोटर लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वो भी 2 प्रतियां। तो कमाल की बात, इतनी फैसिलिटी मिलती है आपको। इवनली यदि इलेक्शन यदि आपने लड़ा है, आपकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, आपकी पार्टी नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है या रिकॉग्नाइज पार्टी है, तो कुछ उसको रेडियो, गवर्नमेंट जो रन रेडियोज हैं या टेलीविजन हैं वहां भी आपको टाइम मिलता है। यदि सारी फैसिलिटी मिलती है तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि वहां पार्टी के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करने का पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलना चाहिए। नाउ यहां पे देखा जाए तो कुछ इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट ने भी लिए हैं, जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जहां पे ये मैंडेटरी किया कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन कौन से क्रिमिनल केसेस उनके कैंडिडेट्स के ऊपर हैं, तो दे हैव टू डिक्लेयर दिस वन। ये हुआ 2018 में। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये 2002 में हुआ। यहां भी वही चीज है कि हर एक कैंडिडेट को ये कंडीशन कंपल्सरी होगी कि वो एक एफिडेविट में जो रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो यूजुअली डीएम होते हैं, उनके सामने अपने क्रिमिनल केसेस को बताएंगे उस एफिडेविट में लेके कि ये केसेस उनके ऊपर इस समय दर्ज हैं और ये पेंडिंग है। नाउ पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक और चीज भी अपहेल्ड की गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ सिटीजन होगा कि वो नेगेटिव वोट डाल सके। हालांकि ये अभी चल नहीं रहा है, बट इस अपहेल्ड किया गया था। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहां पर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन है, जहां पे एक डेवलपमेंट किया गया था कि किसी को कन्विक्ट यदि करार कर दिया गया, तो किसी लॉ मेकर को, मान लीजिए कोई सांसद है, उनको कन्विक्ट करार कर दिया गया, दोषी पाया गया, तो उनको 3 महीने का टाइम दिया गया कि वो कहीं अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में और कन्विक्शन और सेंटेंस से स्टे पा सकते हैं। इसको बाद में स्टक डाउन कर दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट, यू मस्ट नो अबाउट इट। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड ओआरएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में देखा जाए तो यहां भी सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट को यह डायरेक्शन दिया गया कि जो लेजिस्लेचर जिनके ऊपर केसेस हैं उनका जो पूरा का पूरा केस 1 साल के अंदर अंदर आपको डिक्लेयर करना होगा, और यदि आपने डिक्लेयर नहीं किया, यदि उनको प्रॉपर्ली उनका केस सॉल्व नहीं किया, तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। और वो भी किसको रीजन देना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। ये काफी इंटरेस्टिंग है, 2014 में डिक्लेयर किया गया था, यू मस्ट नो अबाउट दैट थिंग। फरवरी 2020 में एक और नया डेवलपमेंट हुआ। कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज से, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से इन्होंने बोला कि जितने भी आपके जो कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनको एज ए कैंडिडेट आप सेलेक्ट ना करें। दिस व्हाट इट हैज बीन सेड। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको कंप्लाई नहीं करे तो कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो ये भी चीजें हैं। हालांकि हाउ मच दे आर इंप्लीमेंटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इतने सारे यदि क्रिमिनल केसेस किसी के ऊपर लगे हुए हैं और ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल पार्टीज ने ही चूज किया है, दैट्स डिफरेंट पॉइंट। बट एनीवे कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए, तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन।
तो ये रहा डिस्कशन इसके बारे में। तो आपको पता होगा कि हमारे जो राज्यसभा या लोकसभा के सांसद हैं उनके ऊपर किस तरह के चार्जेस लगे हैं, यू नो अबाउट इट राइट नाउ। और क्या इंपेंडिंग मेजर्स, क्या मेजर्स लेने चाहिए, ये यू नो अबाउट दैट थिंग ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अब इसको वाइंड अप करेंगे। सो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर बटन, and do not forget to subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you so much. Thank you.